पॉइंट नंबर ए में हमने डिस्कस किया कि जहां पे वैल्यू निकाल रहे हैं वहां पे ग्रॉस अमाउंट जो पे करा है 10,000 का, उसको 1,000 रुपए से रिड्यूस कर देंगे। अगर अगर वो पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट किया गया है, मतलब अगर हमें 10,000 की बाइफर्केशन है, उस केस में जो है उसको जो है अलग अलग करा जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तो सीधा सीधा जो है अगर इसकी बाइफर्केशन नहीं है तो हम पार्ट नंबर ए में नहीं आएंगे, फिर हम नीचे जो अदर पार्ट्स हैं उसमें कवर अप हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में अगर हम 10,000 के दो पार्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो जो 1,000 रुपए जो रिस्क का था और 9,000 रुपए रिटर्न का था, तो 1,000 रुपए हमने निकालने के लिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था वो कहता है रिड्यूस कर दो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है रिड्यूस कर दो, और यहाँ पे जो है 1,000 रुपए निकल के आ गया। ये लेकिन तभी लगेगा जब जब पॉलिसी में ये जो है डाला गया होगा कि इतना अमाउंट जो है 9,000 रुपए की जो है हम उसमें लगाएंगे, रिटर्न में लगाएंगे, और 1,000 रुपए जो है हम रिस्क पार्ट में लगाएंगे, तो जाके हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि 10,000 में से 9,000 रुपए लेस करना है और 1,000 रुपए हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगी। राइट? क्यों बन जाएगी? रीजन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रिस्क इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है वो तो इनकम है नहीं इंश्योरेंस बिजनेस की, वो तो उसको इंटरेस्ट समेत वापस करेगा बाद में, लेकिन रिस्क पार्ट जो है वहां पे वो उसकी इनकम पार्ट बन जाती है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। इसलिए पॉइंट नंबर ए में कहता है कि पूरे प्रीमियम में से जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसको लेस कर दो, बाकी के ऊपर जो बाकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी उसको हम मान लेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू। पॉइंट नंबर बी में कहता है इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी भी होती है जहां पे वन टाइम प्रीमियम पे करना पड़ता है। सुना भी होगा आपने, वन टाइम प्रीमियम, एक बार प्रीमियम पे करना है, उतनी ड्यूरेशन तक आप कवर रहोगे। तो इस तरीके की अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, तो उस केस में वैल्यू क्या लेंगे? उस केस में कहता है आप जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसकी 10% जो है आप वैल्यू मान लो, जितना आपने ग्रॉस प्रीमियम पे किया है उसका 10% जो है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू मान लो, उसके ऊपर जो है जीएसटी लगेगा। ये सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के केस में। अगर इसके अलावा सी पार्ट में कहता है जहां पे सिंगल प्रीमियम भी नहीं है और ए में भी कवर में नहीं, ए में भी कवर नहीं होता। ए में कवर कब नहीं होगा? जब बाइफर्केशन नहीं होगी, हमें 10,000 की बाइफर्केशन की 1,000 रुपए यहाँ है, 9,000 रुपए यहाँ है, हमें नहीं पता, तो उस केस में हम सी पॉइंट में आ जाएंगे। वो कहता है इन ऑल अदर केसेस, in all other cases 25% of the premium charge from the policy holder in the first year, 25% of the premium charge from the policy holder in the first year, and 12.12.5% premium charge from the policy holder in the subsequent year। फर्स्ट ईयर के लिए 25% जो है चार्ज होगा, और उसके बाद के लिए कितना चार्ज होगा? 12.5% चार्ज होगा, डबल चार्ज होगा। पहले साल में जो है 25% जो है चार्ज होगा। अगर अगर उसका मान लेते हैं 18% सर्विस का केस है, एसएसी 18% उसमें बनता है, और हम पॉइंट नंबर 3 में फॉल करते हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका बन जाता है 25% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज। राइट? ग्रॉस प्रीमियम चार्ज जो होगा उसका 25% जो है ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगी, उसके ऊपर जो है फिर जीएसटी लग जाएगा, जो भी उसका एप्लीकेबल रेट होगा। राइट? इसको हम देखने के लिए ना सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब जितने ईयर की भी उसकी बैलेंस पॉलिसी है, मान लेते हैं हमने जो एग्जांपल लिया 20 साल की या 25 साल की, तो उसकी जो भी बैलेंस ईयर रहेंगे उसमें उसने कहा कि 12.5% जो है आप ग्रॉस प्रीमियम चार्ज का जो है ले सकते हो। ग्रॉस प्रीमियम चार्ज कितना था हमारे केस में? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का 25% जो है 2,500 रुपए जो है इस केस में बन जाएगा, और इसमें कितना बन जाएगा? 1,250 रुपए जो है इस केस में बन जाएगा इसका जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर आप नॉर्मल रेट जो भी एप्लीकेबल रेट होएगा, मान लेते हैं 18%, ये जो है हमारा चार्ज हो जाएगा। राइट? इस तरीके से जो है इन तीन को जो है बाइफरगेट किया गया। इसको देखने के लिए, अगर इसको प्रैक्टिकली भी देखना है, अगर प्रैक्टिकली देखना है तो आप अपनी अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस हो तो लाइफ इंश्योरेंस में देखना, अगर एलआईसी भी है तो आप उसकी रिसीट में देखना, कभी पॉलिसी कराई हो, ध्यान दिया हो, तो वहां पे फर्स्ट ईयर के केस में जो है 4.5% जीएसटी लगा होता है।
4.5% जीएसटी लगा होता है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कितना 2.25% जीएसटी लगा होता है। कभी ध्यान दिया होगा तो इस चीज का पता होगा कि पहले साल 4.5% किस तरीके से बनेगा, 18 इंटू 25% करोगे तो 4.5% निकल के आएगा। 18 का 25% करोगे तो 4.5% निकल के आएगा। यही आप 18 का कितना परसेंट था, 18 का 12.5% करोगे तो यही 2.25% निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप रिसीट भी देखोगे तो वहां पे जो है प्रीमियम के ऊपर इस रेट पे जो है जीएसटी लगा हुआ आता है। तो वहां पे क्योंकि वो रूल नंबर 32 के जो है इस सब रूल में फॉल कर जाता है और वहां पे जो है इस तरीके से वहां पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है। इसको प्रैक्टिकली लिंक करना भी बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकली किस तरीके से रहता है, उसको कहीं ना कहीं अपनी रिसीट के साथ कोरिलेट करना, तब ये प्रोविजन समझ में आ जाएगा कि रूल ये इंडस्ट्रीज किस तरीके से इस रूल्स को कंप्लाई कर रही है। कल को कोई पूछ सकता है कि इसमें किस तरीके से होता है, कोई इंडस्ट्री वाला पूछ सकता है आपसे कि हमारे को क्या ऑप्शन है, हम नॉर्मल जो है 18% ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करना है या हमें रूल्स के हिसाब से पे करना है, रूल्स के हिसाब से हमें वैल्यू क्या निकलेगी। अगर रूल ऑप्शनल है तो हमारे लिए कौन सा फायदेमंद है कि हम किस तरीके से रूल फॉलो करें, या रूल फॉलो करें या ना, या रूल फॉलो करें या नॉर्मल प्रोविजन में जाएं। अगर ऑप्शनल है तो हमारे को ये सारी प्रोविजन जब क्लियर होंगे तब हम इसकी वैल्यूएशन की बात कर सकते हैं, राइट। तो आगे हम इस रूल्स को, इस रूल में हम जो है अगले रूल में मूव करते हैं। इस रूल को पहले क्लोज कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर सी में यही बात करी कि अदर केसेस है तो 25% जो है 25% ऑफ द प्रीमियम जो है रहेगा पहले साल और उसके बाद जो है 12.5% जो है रहेगा आप अगले सालों के लिए, राइट। प्रोवाइडेड दैट कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन दिस सब रूल अप्लाई, ऊपर का जो लिखा हुआ है कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर ए बी सी कुछ भी अप्लाई नहीं होंगे जहां पे वेयर एंटायर प्रीमियम इज पेड थ्रू ओनली टू द रिस्क कवर। स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि हम उसका रिस्क और रिटर्न पार्ट अलग अलग कर सकें, क्योंकि रिस्क पार्ट जो थी वो इनकम थी, उसके ऊपर जीएसटी लगना था, और रिटर्न पार्ट जो थी वो इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगना था। ये कहता है प्रोवाइजो, अगर सारा का सारा पैसा रिस्क के लिए लगाया जा रहा है, 10 के 10,000 रुपए जो है रिस्क के लिए हैं, तो पूरे के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। ऑब्वियसली हम इसको प्रैक्टिकली भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम मेडिक्लेम कराते हैं, वहां पे एंटायर प्रीमियम हैज बीन पेड टुवर्ड्स रिस्क पार्ट, तो वहां पे पूरे के ऊपर जो है जीएसटी लगता है। मेडिक्लेम पॉलिसी कराई होगी तो उसमें भी खोल के देखना कभी ध्यान से, तो उसमें भी वहां पे उसके इनवॉइस में भी 18% जीएसटी लग के आ जाएगा, क्योंकि वो जो है प्रोवाइजो में फॉल करता है। प्रैक्टिकली इन चीजों को लिंक करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे जो है उसका लीगल बैकिंग जो है हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी बात लिखी है और किसके तहत जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अगर पूरा का पूरा 100% प्रीमियम जो है वो जो है रिस्क पार्ट का होगा, तो वहां पे पूरे के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। इसको मैं चार्ट फॉर्म में इसको सम अप कर देता हूं। अगर इंश्योरेंस रूल 32 बी में हमने पढ़ा, तो रूल 32 के हमने दो पार्ट बनाए, जनरल इंश्योरेंस का जहां पे मैंने मेडिक्लेम का भी एग्जांपल दिया, तो वहां पे मेडिक्लेम का अगर हम देखें तो वहां पे थी कि पूरी की पूरी वैल्यू जो है वहां पे सेक्शन 15(1) में ही कवर हो जाएगी। ये रूल जो है ऑप्शनल है, ध्यान रखेगा, क्योंकि जो अभी पहले के रूल पढ़े थे हमने, कहीं पे कुछ रूल जो था वो मैंडेटरी था, जो रूल था वो लॉटरी वाला वो मैंडेटरी था, वहां पे 15(1) में नहीं आ सकता, लेकिन ये ऑप्शनल है। यहाँ पे जो है 15(1) के हिसाब से भी वो जो है ग्रॉस अमाउंट चार्ज पे कवर हो जाएगा, और ऊपर जो है वो जो उसका प्रीमियम होगा 10,000 रुपए, उसके ऊपर जो है एप्लीकेबल जो भी रेट होगा उसमें वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमने इंश्योरेंस क्या बात करी, इंश्योरेंस में उसके हमने 3 पार्ट कर दिए। जहाँ पे सेविंग वाला पार्ट है वहां पे क्या हम देखेंगे कि सेविंग का अमाउंट जो है सेपरेटली अगर बताया गया है, मतलब वो जो 10,000 का पार्ट है उसको उसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं, अगर 9,000 और 1,000 जस्टिफाइबल उसमें पता है तो हम खाली 1,000 वाले पार्ट को लेंगे। 10,000 में से हम कैसे करेंगे, 10,000 में से 9,000 को रिड्यूस कर देंगे, जो अभी हमने प्रोविजन पढ़ा, यही यहाँ पे लिखा है, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज माइनस अमाउंट एलोकेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, 9,000 पे लेस कर देंगे 10,000 में से, राइट। अगर यहाँ पे कहता है अमाउंट सेविंग अमाउंट नोट अगर इंडिकेटेड नहीं है, तो मैंने हमने 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 यहाँ पे बात करी कि पहले साल में जो है 25% रेट लगेगा, और उसके बाद के बैलेंस ईयर में, चाहे वो जितने भी ईयर की पॉलिसी हो, वहां पे जो बैलेंस प्रीमियम पेमेंट होगी उसमें 12.5% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम जो है वहां पे ट्रांजेक्शन वैल्यू माना जाएगा।
उसके बाद हमने देखा था सिंगल एन्युटी पॉलिसी के केस में कैसा रहेगा, अगर सिंगल ए वन टाइम प्रीमियम है तो उसमें क्या गया था कि 10% ऑफ द प्रीमियम चार्ज को जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लो, उसको जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जितना प्रीमियम पे होगा, मान लो एक एक ही बार प्रीमियम पे होना था, 1 लाख रुपए का प्रीमियम गया तो उसमें 10,000 रुपए आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाएगी। इसमें थर्ड पार्ट हमने देखा था कि वहां पे कहता था प्रोवाइजो जो बात करता था, अगर सारा का सारा अमाउंट जो है वो रिस्क में लगाया गया है, 100% रिस्क में है, तो आप 15(1) में ही कवर हो जाओगे, 15(1) में ही कवर हो जाओगे, तो वहां पे जो पूरा का पूरा प्रीमियम जो है उसी पे ही जो है जीएसटी लग जाएगा, उस पे रूल 32 की 4 की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, प्रोवाइजो में फॉल कर गया तो उसका जो प्रोविजन है वो सेम जो स्टार्टिंग में है उसी का ही सेम एज इट इज फॉलो करेगा। अगर हम बात करें तो ये और जनरल इंश्योरेंस दोनों जो है, ये दोनों की दोनों जो है सही सेम बात करते हैं, ये दोनों के दोनों जो है सेम बात करते हैं, दोनों के दोनों कहते हैं कि जितना अमाउंट है पूरे के ऊपर ही जीएसटी लगा दो। हमने मेडिक्लेम में भी देखते हैं कि वहां पे 100% 18% जीएसटी लग जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया, और किसी को रेफर करना हो तो वो स्लिप जाके रेफर कर ले तो उसको ज्यादा ये कोरिलेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट, एक मिनट, इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है हमारा, एक मिनट, पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे होने में प्रॉब्लम हो रही है। इंश्योरेंस के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है रूल सब रूल 5, 32 का ही सब रूल 5। 32 का सब रूल 5 क्या क्या बात करता है, ये कहता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। कोई सेकेंड हैंड डीलर आपसे पूछ सकता है, कोई जो जिसका काम होगा माल लेके बेचना, वो इस रूल का बेनिफिट ले सकता है। वो इस रूल का किस तरीके से बेनिफिट ले सकता है, उस रूल में किस तरीके से उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकल सकती है, वो बताता है। सब रूल 5 कहता है वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ये ध्यान में रखना है, ये बाइंग एंड सेलिंग किसकी हो रही है, सेकंड हैंड गुड्स होने चाहिए। तो सेकंड हैंड गुड्स क्या होते हैं, यूज गुड्स। हमें पता है ना सेकंड हैंड गुड्स क्या होते हैं, यूज गुड्स, जहां पे वो गुड्स जिसने लिए उसने एज इट इज बेच दिए, या फिर उसको थोड़ा बहुत जो है हर किसी माइनर प्रोसेसिंग करी, जैसे किसी ने गाड़ी ली, उसने गाड़ी ली, उस सेकंड हैंड गाड़ी का डीलर है तो वो गाड़ी लेगा तो एज इट इज उसमें थोड़ा सा उसकी सर्विस वगैरह कराएगा, उसको प्रॉपर बनाएगा ताकि जो है कस्टमर अट्रैक्ट हो और वो बिक जाए आराम से गाड़ी। तो इसलिए हर किसी उसमें माइनर प्रोसेसिंग भी हो सकती है, कोई चीज उसने ठीक कराई उसमें खराब है, उसकी वैल्यू भी वो चार्ज कर लेगा, राइट, अपनी वैल्यू पे ऐड कर लेगा। मान लो उसने गाड़ी जो है खरीदी, जिससे सेकंड हैंड डीलर है, उसने गाड़ी खरीदी उसने 1.5 लाख रुपए की, अब वो जो है उसने 20-23 हजार रुपए उसको सही कराने में, बढ़िया से कराने में लगा दिए, उसने 20 हजार रुपए लगा दिए, अब वो 2 लाख रुपए की बेच रहा है। तो इस तरीके से जो है सेकंड हैंड डीलर अपना मार्जिन ऐड करके जो है यहाँ पे बेच सकता है। तो वहां पे रूल 32(5) का किस तरीके से वो कंप्लाई कर सकता है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विच ये कहता है टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी, विच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ गुड्स। गाड़ी ही थी, गाड़ी को ही सर्विस कराया और गाड़ी ही रही, या उसने कोई चीज खरीदी वही एज इट इज उसने बेच दी, मतलब हल्की फुल्की उसके अगर उसमें कोई हल्की सी प्रोसेसिंग कराई है तो उसका जो है नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, उस गुड्स का नेचर वही रहना चाहिए जो वो था पहले से। तो वहां पे क्या है, वेयर नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे रूल 32(5) में तभी आएगा जब वो आईटीसी, जो आईटी जब उसने परचेज किया होगा तब वो उसका आईटीसी बुक ना करे, तो उस केस में वो यहाँ पे रूल 32(5) में आ सकता है। कहता है वैल्यू क्या लेगा, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। क्या करेगा, क्या वैल्यू ले लेगा, परचेज प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है उसको वो वैल्यू मान लेगा। और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो उसको इग्नोर कर देगा। मान लेते हैं उसने गाड़ी उसकी बिक ही नहीं रही थी, उसने बहुत कोशिश करी, उसको जो है एट लास्ट उसने 1.5 लाख की खरीदी थी, 30,000 उसने उसके ऊपर लगा भी दिए, 1,80,000 जो है उसकी कॉस्टिंग बन गई, लेकिन फिर भी नहीं उसकी बिक्री, उसने 2 लाख रुपए का भी ऑफर रखा, उसको नहीं बिक्री, 1,90,000 का भी ऑफर रखा, लॉकडाउन हो गया, परेशान हो गया वो, उसको एट लास्ट उसको लॉस में ही बेचना पड़ा, उसको 1.5 लाख रुपए में ही बेचना पड़ा। तो उसको उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, अगर हम कहें उसकी टोटल ओवरऑल करें तो हम अकाउंट्स के हमें पता होना चाहिए
इजीली हम कोरिलेट कर सकते हैं कि उसको जो है इस ट्रांजैक्शन में लॉस हो गया। तो ऐसे केसेस में अगर उसको लॉस हो गया तो वहां पे उसको नेगेटिव वैल्यू हो गई उसकी, तो उसको जो है इग्नोर कर दिया जाएगा, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रोवाइडेड दैट कहता है, ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना, हमने प्रैक्टिकली भी बात कर ली कि 1.5 लाख की गाड़ी ली उसने, उसने कोई प्रोसेस वगैरह करी, अगर नहीं भी करी चलो मान लेते हैं 1.5 लाख की करी उसने, एज इट इज उसने 2 लाख की बेच दी, तो 50,000 के ऊपर जीएसटी लग गया। 1.5 लाख की थी, उसको लॉकडाउन लग गया, वो बेच ही नहीं पाया, खड़े खड़े उसको दिक्कत हो रही थी, उसने कहा कि यार इसको निकालो जैसे तैसे, उसने 1,30,000 की निकाली तो 20,000 का लॉस हो गया, उस केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी। राइट, ये नॉर्मल प्रोविजन हमें समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके प्रोवाइजो में। प्रोवाइजो क्या बात करता है? प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स repossessed from the defaulting borrowers who is not registered for the purpose of recovery of loan or debt deemed to be purchase price of the goods by the default borrower reduced by the 5 percentage points for every quarter or part thereof between the date of purchase and date of disposable by the person making such repossession। समझ नहीं आया? अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, पूरा का पूरा ये क्या बात कर दी। ऊपर तो क्लियर हो गया था रूल 5, वो तो सीधा सीधा कह रहा था लिया और बेचा, जो मार्जिन है उसको वैल्यू मान लो, और अगर मार्जिन नहीं बचा, लॉस में बेची तो जीरो कर दो। अब ये क्या बात कह रहा है कि डिफॉल्टिंग बायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ लोन और डेट डीम टू बी परचेज वैल्यू, ये क्या बातें हैं, इसको एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इस एग्जांपल को करेंगे तो ये प्रोवाइजो जो है बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है कि मिस्टर ए परचेज अ कार ऑफ 10 लाख रुपए। एक बंदा, उसने गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, 1 जुलाई 2017 को उसने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली और उसने बैंक से फाइनेंस कराई थी। उसने बैंक से फाइनेंस कराई थी, लेकिन उसकी जो इंस्टॉलमेंट बधी, उसने 3 साल की मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट बधवाई, लेकिन उसने जो है उसने पेमेंट नहीं करी। उसने जो उसकी इंस्टॉलमेंट बधी थी उसकी पेमेंट नहीं करी, बट ही डिफॉल्ट द रीपेमेंट। उसके बाद क्या करेगा बैंक? उसने बैंक क्या करेगा? उसका जो व्हीकल है वो रिकवर कर लेगा, उसका व्हीकल रिकवर कर लेगा, यही होता है बैंक के पास राइट। जिस व्हीकल इंश्योरेंस ली, उस व्हीकल की उसने लोन करवाया, उसने पेमेंट नहीं करी तो गाड़ी, बैंक वाले गाड़ी उठा लेंगे उसकी। तो 31/5/2019 को जो है गाड़ी, बैंक ने गाड़ी उसकी उठा ली। अब वो गाड़ी बैंक बैंक उस गाड़ी का क्या करेगी? बैंक ने तो कुछ नहीं करना, तो बैंक क्या करती है, उस गाड़ी को ऑक्शन कर दिया, उस गाड़ी का ऑक्शन कर दिया, और 14/8/2019 को वो गाड़ी जो है 8 लाख रुपए की बिक गई। 14/8/2019 को वो गाड़ी जो है, जो 10 लाख रुपए की खरीदी थी, 1 जुलाई 2017 को 14/8/2019 को जो है उन्होंने बेच दी कितनी? 8 लाख रुपए की। तो ऐसे केसेस में जो है वहां पे बैंक के लिए क्या रहा? उसने वो गाड़ी ली, उसने वो गाड़ी ली, उसका काम तो नहीं है ये, लेकिन उसको लेनी पड़ी, गाड़ी तो उठानी पड़ेगी उसको, तो उसने वो गाड़ी उठाई और उसने ऑक्शन कर दी, बेच दी। 10 लाख की जो उसका लोन था, उसने क्या करा? 8 लाख पे उसको बेच दिया। अब लेकिन उसने जो थी जुलाई से अभी तक उसने जब बेचा, उसकी रिडक्शन होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। इतने 2 साल तक वो गाड़ी चली, तो 2 साल में उस गाड़ी की कीमत कम होगी। तो 10 लाख की गाड़ी थी, तो देखते हैं कि आज की जब इसने बेची तब उसकी क्या कीमत थी। अब उसने अगर उस कीमत से ऊपर बेच दी तो उसको फायदा हो गया, अगर उस कीमत से उसने कम बेच दी तो उसको नुकसान हो गया। जस्टिफाई समझ सकते हैं ना? प्रैक्टिकली कहेंगे तो 10 लाख की गाड़ी थी, उसने 8 लाख की बेची 2 साल बाद, अगर उस गाड़ी की कीमत 2 साल बाद जो है मान लेते हैं 7.5 लाख रुपए की थी और उसने 8 लाख की बेच दी, तो 50,000 का फायदा हो गया। और मान लेते हैं अगर उसकी वैल्यू जो है 2 साल बाद 8.5 लाख रुपए की थी, और तो उसने 8 लाख रुपए की बेची, तो 50,000 का उसका नुकसान हो गया। राइट, ये समझ में आ रहा है हमें? तो यही यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो वैल्यू 2 साल का पीरियड कम करेंगे, वो जो है 5% क्वार्टर के हिसाब से जो है यहाँ पे प्रीमियम जो है पीरियड इसका लेंगे, और उस हिसाब से इसका जो है पीरियड को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मार्जिन क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस गाड़ी कितने की बेची उसने? 8 लाख रुपए की गाड़ी बेची बैंक ने, राइट। और इसको माइनस परचेज, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस ही होता है मार्जिन। तो 10 लाख रुपए की गाड़ी बेची, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ये हम, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक ने जब बेची, बैंक ने गाड़ी ली और बेची, ठीक है ना, गाड़ी ली और बेच दी 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसके परचेज प्राइस में आना है,
तो परचेज प्राइस तक आने के लिए तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग से चलेंगे कि 10 लाख रुपए की खरीदी थी, उसमें से 5% पर क्वार्टर जो है रिड्यूस करेंगे। तो 5% पर क्वार्टर कब खरीदी थी? 1/7/2017 से लेकर 14/8/2019, इस पीरियड, इस 9 क्वार्टर हमारे बन जाते हैं। इस 9 क्वार्टर में की रिडक्शन के बाद जो है उसने 10 लाख की गाड़ी जो है बेची। तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से 9 क्वार्टर का कितना हो गया? 45% इसका रिड्यूस हो गया। तो 10 लाख का 45% रिड्यूस होने के बाद जो है इसकी वैल्यू निकल के आई खाली 5.5 लाख रुपए इसकी वैल्यू निकल के आई। और बैंक वालों ने जो है 5.5 लाख रुपए की गाड़ी जो है 8 लाख रुपए में बेच दी। तो इसको जो है 2.5 लाख रुपए का जो है बैंक को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बैंक को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख रुपए का। राइट, हम समझ सकते हैं ना ये तो प्रैक्टिकली कि 10 लाख रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, जो वैल्यू आई उससे ऊपर बेच दी, उससे ऊपर 8 लाख रुपए की बेच दी तो प्रॉफिट हो गया। तो यही बात अब हम प्रोविजन में देखते हैं कि प्रोविजो क्या कहता था। प्रोविजो भी यही बात कहता है कि जहां पे परचेज वैल्यू ऑफ द गुड रीप्रोसेस किसने करी? बैंक ने करी। किससे रीप्रोसेस करी? मिस्टर ए से, डिफॉल्टिंग बोरोवर जिसने पैसे नहीं चुकाए थे उससे, मिस्टर ए से उसने, मिस्टर ए से जो है रीप्रोसेस कर ली। वो इज नॉट रजिस्टर्ड, मिस्टर ए जो है रजिस्टर्ड नहीं होगा, नॉर्मल ये लेके चल रहे हैं, उसने उससे गाड़ी ले ली, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन और डेट, रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ली तो उसने किस्त चुका नहीं रहा था वो, तो जो बैंक वालों को गाड़ी उठानी पड़ी। तो शेल बी डीम टू बी द परचेज वैल्यू, मान लेंगे और उसको उसको रिड्यूस कर देंगे। किससे रिड्यूस करेंगे? 5%, 5% एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। अगर हमारा कोई क्वार्टर मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, अगर 3.5 महीने है तो उसको मान लेंगे हम, अगर हम 3.5 महीने आ रहे हैं तो चार उसको महीने हो गए, तो ये कितने हो गए? 2 क्वार्टर उसको मान लेंगे। तो इस तरीके से जो है इसकी कैलकुलेशन, पार्ट ऑफ द देयर ऑफ को हम पूरा एक क्वार्टर मान लेंगे। राइट, 3 महीने 2 दिन भी हो जाते हैं तो वो एक तरीके से 2 क्वार्टर हो गए हमारे। राइट, तो बिटवीन द डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज क्या थी हमारी? 1 जुलाई 2017, और वहां से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजेबल क्या थी? 14/8/2019। हमने 14 बैंक ने कब बेचा? 14/8/2019 को जो है ये गाड़ी बैंक ने बेच दी। तो इसको इस हिसाब से जो उसकी वैल्यू निकल जाएगी वो सेल प्राइस में से रिड्यूस कर देंगे 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, और जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट जो है हमारा मार्जिन मान लिया जाएगा सेक्शन 32 सबसेक्शन 5 के तहत, और उसको उस पे जो है हम जीएसटी इंपोज कर देंगे। तो ये रहेगा सेकेंड हैंड गुड्स के केस में। वैसे तो नॉर्मल प्रोविजन लगेगा कि लिया और बेचा, तो अगर जब लिया और बेचा तो उसके हिसाब से जो है हम जीएसटी ले सकते हैं। लेकिन और अगर रीपोजेशन वाला केस है तो रीपोजेशन के लिए जो है हम वहां पे नॉर्मल केस में भी आ सकते हैं। अब हम सबसेक्शन 6 की अगर बात करें तो सबसेक्शन 6 क्या बात करता है? सबसेक्शन 6 किसके लिए कहता है? टोकन, वाउचर, कूपन के लिए। सबसेक्शन 6 किसके लिए है? वैल्यू ऑफ द टोकन, वाउचर्स, कूपन, स्टैम्प। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उस केसेस में विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट अ सप्लाई। इसके लिए हमने कहां पे बात करी थी? इसके लिए हमने कहां पे बात करी थी? जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। तो उसके सबसेक्शन 4 में हमने इसके बारे में, वाउचर के बारे में बात करी थी, जहां पे वाउचर को रिडीम करा गया था। यहाँ पे हमने सुडेक्सो का एग्जांपल लिया था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है सुडेक्सो वाउचर दिए। टाटा टीसीएस का एग्जांपल लिया था, टीसीएस ने अपने एम्प्लॉयज को दिए, तो उसने वो वाउचर जो है वो कहीं पे रिडीम करा लिए। तो वो डोमिनोज गया, और डोमिनोज में जाके उसने वो वाउचर दे दिया, तो और वो उसने पिज्जा ले लिया। तो ऐसे केस में उसमें जो है टाइम ऑफ सप्लाई के क्या प्रोविजन रहेंगे हमने वहां डिस्कस किए थे। तो वहां पे अब उसकी वैल्यू किस तरीके से रहेगी? वैल्यू के लिए रूल 36, सब रूल 6 जो है हमें बताता है कि अगर ऐसे केसेस में जो हमें मिला है टोकन, या हमें वाउचर जो मिला है, कूपन जो मिला है, उसको जब हम रिडीम कराएंगे तो उसकी विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट द सप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको यूज किया जाएगा। हमें 200 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर मिला, हम उसको जब रिडीम करेंगे उसकी वैल्यू क्या लेंगे? शैल बी इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन वाउचर। हमें फ्लिपकार्ट वाउचर मिला, हमने उससे कुछ बाय किया, उस टाइम पे हमने उसको रिडीम कर लिया, तो हमने कुछ 200 रुपए का वाउचर मिला, हमने 1000 रुपए का कुछ खरीदा, 200 रुपए का वो वाउचर एडजस्ट हो गया, 800 रुपए हमें पे करने पड़े। तो ऐसे केसेस में उसकी वैल्यू क्या रहेगी? उसकी जो मनी वैल्यू, जो 200 रुपए उसकी वैल्यू थी, उसको जो है लेके चलेंगे रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन। जो उस टोकन के अगेंस्ट हमने वैल्यू जो हमें मिली, उसकी जो है वैल्यूएशन निकल जाएगी रूल 32 6 में।
अभी हम एक लास्ट रूल जो 35 करेंगे वहां पे भी हम देखेंगे कि वैल्यू को इंक्लूसिव वैल्यू कैसे माना जाता है, वो अब हम जब लास्ट रूल करेंगे रूल नंबर 35 वहां पे हम कवर करेंगे, वहां पे भी इसको हम साथ में लेके चल लेंगे। रूल नंबर 32, रूल 32 का सब रूल 7 जो बात करता है वो कहता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ सर्विस की बात करी है। प्रोवाइडेड बाय सच क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन पैराग्राफ 2 ऑफ शेड्यूल 1, जिसकी वैल्यू जो है हम नील मान लेंगे। कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि कहता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन के, जब हमने शेड्यूल 1 कवर किया था तो वहां पे हमने PRAI पराई की जो है हमने चार जो हमने ट्रांजेक्शन देखी थी, परमानेंट डिस्पोजेबल और रिलेटेड पार्टी वाली, ऐसी चार ट्रांजेक्शन हमने देखी थी। तो रिलेटेड पार्टी वाली जो थी उसकी अगर वैल्यूएशन किसी केस में 0 लेनी है तो वहां पे रूल 32 सब रूल 7 में उसको स्पेसिफाइड कर देगी। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कोई जो है नोटिफाई नहीं करी गई है, इसलिए जो है ये अभी सब रूल जो है इफेक्ट में नहीं है। ये वाला सब रूल जो है इफेक्ट में नहीं है, इसलिए इसकी बात करना अभी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये अभी इफेक्ट में है ही नहीं। अब हम नेक्स्ट रूल में मूव करते हैं, रूल 32A। ए हमें बता रहा है कि ये बाद में आया था, क्योंकि केरला में फ्लड आया था। केरला में फ्लड जब आया था तो ये रूल 32A डाला गया, और रूल 32A कहता है वैल्यू ऑफ द सप्लाई, सप्लाई क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ द सप्लाई क्या मानी जाएगी इन केसेस वेयर द केरला फ्लड सेस इज एप्लीकेबल। तो जब ये फ्लड आया था तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो है सेस की एप्लीकेबिलिटी करी गई थी। तो इस सेस को लगाने के लिए किस वैल्यू के ऊपर ये सेस लगेगा, वो रूल 32A जो है नया इंसर्ट करा गया था। तो वो कहता है वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन विच, जिसके ऊपर ऊपर केरला फ्लड सेस लगेगा, वो जो डिटरमाइन होगा क्लॉज 14 ऑफ द केरला फाइनेंस बिल 2019 shall be deemed to the value as per section 15, जो कि हमारी बनती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही उसने कह दिया कि इस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो सेक्शन 15 में डिटरमाइन होगी वो ही मान ली जाएगी रूल 32A के लिए जो है वैल्यू मान ली जाएगी, और उसके ऊपर उसी वैल्यू के ऊपर जो है अलग से लग जाएगा केरला फ्लड सेस, राइट। और यहाँ पे एक्सक्लूजन में डाल दिया था बट शेल नॉट इंक्लूडेड सच सेस। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड नहीं होगा, केरला फ्लड सेस, क्योंकि केरला फ्लड सेस निकालने के लिए ही हम इस वैल्यू पे पहुंच रहे हैं, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर कल की अगर लास्ट डिस्कशन सही से पड़ी होगी तो ध्यान होगा कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में क्या था, वहां पे सेस को भी इंक्लूड करा जाता था, इसलिए यहाँ पे अलग से डालना पड़ा कि बट शेल नॉट इंक्लूड सेस, ताकि ये वहां पे इंक्लूड पार्ट में 15(2) में कवर अप ना हो, क्योंकि ये सेक्शन 15 लिखा हुआ है यहाँ पे, सब सेक्शन 1 नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे सेक्शन 15 पूरा का पूरा लेना है, सेक्शन 15 1 2 3 तीनों लेने हैं, लेकिन उसमें सेस की वैल्यू जो है एक्सक्लूड रहेगी, और तो हमारी वैल्यू जो 15 में निकल के आएगी वो ही हम रूल 32 के लिए यूज करेंगे केरला फ्लड सेस लगाने के लिए। ये टेम्परेरी सेस जो है उस टाइम पे जो है दिक्कत आई थी, फ्लड आ गया था, तो उस केस के लिए जो है ये लाया गया था रूल 32A। नेक्स्ट रूल में मूव करते हैं, रूल नंबर 33, जो कि प्योर एजेंट की बात करता है। ऊपर जो हमने बात करी थी वो एजेंट की बात करी थी, जहां पे प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया था, वो फर्दर आगे सेल करता था। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये प्योर एजेंट की है। प्योर एजेंट मतलब जो जो एक्चुअल प्राइस इंकर्ड हो रहा है वो ही प्राइस जो है ले रहा है, तो उसको कहा जाएगा प्योर एजेंट। प्योर एजेंट इसको एग्जांपल से समझते हैं। किसी ने आरओसी में एक कोई पर्सन आया, उसने कहा मेरी कंपनी फॉर्म कर दो, मेरी रजिस्ट्रेशन करा दो। तो उसको हमने कहा ठीक है भाई, कंपनी रजिस्टर करनी है, इसको इसमें 20,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो उसको, या हमने उसको कहा 10,000 रुपए लगेंगे प्लस गवर्नमेंट फी। गवर्नमेंट फी जो लगेगी वो आप जो है जैसे जैसे गवर्नमेंट फी लगेगी आप चलान पे कर देना उसके। उसने कहा ठीक है जी। तो हमारी फीस तय हो गई 10,000 रुपए प्रोफेशनल चार्ज प्लस गवर्नमेंट फी, राइट। तो ऐसे केस में जो 10,000 ले रहे हैं वो तो हमारी बन गई फीस, उसके अलावा जोन से हम उससे एज अ रिम्बर्समेंट ले रहे हैं, उससे हम रिम्बर्समेंट, गवर्नमेंट हमने चलान पे कर दिया उसका, उसने कहा ठीक है आप चलान की क्या वैल्यू थी, 500 रुपए का चलान था, उसने 500 रुपए दे दिए, तो हमारे लिए 500 क्या है, ये रिम्बर्समेंट है। तो ऐसे केसेस में जो ये रिम्बर्समेंट वैल्यू है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हमारी जो फीस बन गई, जो 10,000 रुपए जो फीस बनी, इसके ऊपर जीएसटी बनना लगना बनता है। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे भी रूल 33 में जो है स्पेसिफाई करी गई है। वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ऊपर के रूल को जो है
पूरा का पूरा जो है चैप्टर को वो वो करता है, ओवरराइड करता है। तो प्योर एजेंट के केस में हमें यहाँ आना होगा। कहता है द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि आरओसी का चालान पे कर दिया हमने, तो उसको जो हमने उससे रिकवर करा, तो वो सारी चीजें जो है, वो सारे जो चार्जेस हैं, जो 500 रुपए अभी हमने चालान की बात करी, वो वैल्यू जो है वहां पे एक्सक्लूड हो जाएगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी रहेगी? 10,000 रुपए। वो कब होएगी? इफ द ऑल द कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ये 500 रुपए जो वैल्यू हमने चालान के लिए वो एक्सक्लूड हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या कहता है? सॉरी, इफ द सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट, जो सप्लायर है वो 500 रुपए इंकर्ड हुए हैं, वो 500 रुपए ही लेगा। वो ये नहीं है कि वो कहेगा भैया मैं चालान पे करा, ये एक्सपेंस हो गया, वो एक्सपेंस हो गया, उसमें 500 रुपए ही उससे ले रहा है। वो प्योर एजेंट की कैपेसिटी में आ रहा है, तो वहां पे जो है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। कहता है सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट। वहां पे जो है प्योर एजेंट तभी माना जाएगा तब वो एज इट इज जो है उतना अमाउंट ही जो उसका इंकर्ड हुआ है एक्स्ट्रा, वो ही ले। तो प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट व्हेन ही मेक द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हमारे एग्जांपल के हिसाब से क्या हो गई? आरओसी ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ सच रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कहेगा ना ठीक है आप पेमेंट कर दो, मैं आपको कर दूंगा, आपके जो खर्चे इंकर्ड होंगे वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट जो है हम पे कर रहे हैं, तो वहां पे पहली कंडीशन ये कहता है। सेकंड कंडीशन कहता है पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के बिहाफ पे करी, अब हमें तो कुछ अपना वो नहीं था उसमें, रेसिपिएंट को कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी थी, उसके चार्जेस थे, उसके लिए पे करी, और हमने वो जो चार्जेस हैं वो सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। वो चार्जेस जो है अलग से इनवॉइस में इंडिकेट करा जाएगा कि प्रोफेशनल चार्जेस 10,000 रुपए, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस 500 रुपए। तो वहां पे जो है 500 रुपए के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, 10,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। थर्ड पॉइंट कहता है द सप्लायर प्रोक्योर्ड बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी। सप्लायर्स प्रोक्योर्ड बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, मतलब बेसिकली चालान की बात हो रही है। इन एडिशन टू द सप्लाई ही सप्लाई ऑन हिज ओन। जो प्रोक्योरमेंट, जो हमने पेमेंट करी आरओसी की, सप्लाई प्रोक्योर्ड बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन हो गई? आरओसी। ठीक है। इन एडिशन टू, उसके अलावा, किसके अलावा? अपनी फीस के अलावा जो है, यहाँ पे यही बात कह रहा है, ओन प्रोफेशनल चार्जेस विल बी सेपरेटली मेंशन इन द इनवॉइस अलोंग विद द लीगल फीस। को समझने के लिए सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि प्योर एजेंट के लिए जो है हमें जो एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है वो एज इट इज हमने ले लिया, और जो चार्जेस हमारे बनते हैं वो अलग से इनवॉइस में बाइफरगेट करके साफ साफ बता दिए कि ये हमारी फीस है, ये चार्जेस हमारे इंकर्ड हुए हैं। तो ये जो चार्जेस इंकर्ड हुए हैं वो एज इट इज, उसके पीछे हमने उस चालान की कॉपी लगा दी कि ये दो जो ये सारे चालान भी पे करे हमने। तो वहां पे 10,000 रुपए जो हमारी फीस थी उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा। अब ये कहता है प्योर एजेंट कौन होगा? प्योर एजेंट वो पर्सन होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा टू एक्ट एज अ प्योर एजेंट बिटवीन द, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो जाएगा। नाइदर इंटेंडेड टू होल्ड एनी टाइटल, क्योंकि जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उसका टाइटल किसका है? वो जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उसका है। ये तो सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल तो अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसका कोई भी उसमें जो है टाइटल होल्ड नहीं होगा। राइट, डज नॉट यूज हिज ओन इंटरेस्ट, उसका कुछ भी अपना बेनिफिट नहीं होना चाहिए, वो जस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन, वो उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहा है और उसके वो चार्जेस ले रहा है। रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड इन एडिशन टू द अमाउंट रिसीव्ड एज अ फीस। जो अमाउंट एक्चुअल इंकर्ड हुआ है वो ही लेना है। मान लो प्रोफेशनल चार्जेस 8,000 रुपए फाइनलाइज हुए हैं दोनों पार्टी, ये जो है इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और जो रिम्बर्समेंट है, लीगल फी जो पे करी है उसने, चलान्स वगैरह पे करे हैं, इसके ऊपर जो है वो जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो एक्ट जो है एज अ प्योर एजेंट उनकी कैपेसिटी पे आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली फायदा क्या मिलता है उसको? इस 2,000 के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए रूल जो है यही बात कहता है कि जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब वो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो प्योर एजेंट की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ जो अपने चार्जेस ले रहा है उसी के ऊपर ही जीएसटी लगेगा, जो रिम्बर्समेंट ले रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जो हमने एग्जांपल लिया वो यहाँ पे लिख दिया गया है। कॉर्पोरेट सर्विस फॉर्म ए एंगेज इन हैंडलिंग लीगल वर्क pertaining to the incorporation of company B other than the service fee. A also recover from B registration fee, approved fee for the name of company paid to the registrar. The fees charged by the registrar of company for the registration and approval of the company are compulsory levied on B. A merely acting as a pure agent, A जो है वो pure agent है,
in payment of those fee. Therefore, A recovers such expenses as disbursement, not part of the value of supply made by जो उसके जो चार्जेस रजिस्ट्रेशन आरओसी को जो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस देगा, अप्रूवल फी जो वो पे करेगा, सबके चलान आएंगे, वो एक्चुअल में वो उससे रिइंबर्समेंट ले लेगा, उसके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। जो ऊपर एग्जांपल लिया उससे कोरिलेट इजीली समझ आ गया होगा। हमें इनवॉइस को ध्यान रखोगे तो समझ आ जाएगा। इनवॉइस में प्रोफेशनल चार्जेस, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जितने भी हैं 500 600 700 जितने एक्चुअल लगे, जितने एक्चुअल खर्चा हुआ, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना। रूल 34 कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है रेट ऑफ एक्सचेंज। रूल 32, रूल 34 और 35 दो ही हमारे रूल अब रह गए हैं, जो कि बहुत ही इजी रूल्स हैं और सिर्फ इतनी छोटी छोटी सी ही सिर्फ बात करते हैं। जिसमें रूल 34 बात करता है कि हमें, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल जो हमने कवर किया था, जहां पे हमने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करी थी, फॉरेन करेंसी जो हमने ऊपर करी थी, तो उस केस में एक्सचेंज रेट क्या लेना है उसकी बात करता है। यहाँ पे सिर्फ जो फॉरेन करेंसी का किया था ना रूल, उसके एक्सचेंज रेट की बात करता है। तो वहां पे कहता है कि अगर गुड्स का केस है, अगर गुड्स का केस है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वहां पे जो वैल्यू लेनी है, तो वैल्यू एक्सचेंज रेट की लेनी है, वो हमें कहाँ से मिलेगी? कस्टम एक्ट 1962 से हमें उसकी वैल्यू लेनी है। कस्टम एक्ट 1962 के जो सेक्शन 14 वैल्यू बताता है, वो वैल्यू लेनी है। और सर्विसेज के केस में हमें गैप, जनरल अकाउंटिंग, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे जो है जिस कंट्री के साथ डील हो रहा है उस बीच में जो है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है तय किए जाते हैं, उसके तहत जो वैल्यू जो डिटरमाइन होगी वो वैल्यू लेनी है। ये रूल इतना एनफोर्स में नहीं है, रेयरली यूज होता है, कम यूज होता है। जहाँ पे फॉरेन करेंसी की केस में यूज होता है, जहाँ पे ऊपर वाला रूल होगा, वहां पे एक्सचेंज रेट क्या लेना है वो हमें जो है रेफर करना होगा। वहां पे एक्सचेंज रेट, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल गुड्स। अगर गुड्स का केस है तो एप्लीकेबल रेट एज नोटिफाइड इन सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट के सेक्शन 14 में रेट नोटिफाइड है, तो वो वाला हमें जो है वहां पे रेट लेके चलना है। और अगर हमारा टैक्सेबल सर्विसेज का केस है, तो वहां पे गैप, जो कि गैप आरबीआई एसबीआई रेट जो होते हैं, वहां पे हमें वो वाले जो है लेके चलने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात ही बताई गई है कि गुड्स का केस है तो हमें कस्टम का जो है नोटिफाइड रेट लेना है, और सर्विसेज के केस में कस्टम का तो कुछ लेंगे नहीं, तो इसलिए वहां पे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेके चलने हैं। रूल 35 लास्ट जो रूल है वो हमारा बात करता है कि इंक्लूसिव वैल्यू, अगर वैल्यू टोटल वैल्यू है तो हमें उसको इंक्लूसिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमने पहले भी डिटरमाइन, पहले भी इसके बारे में बात करी है। जब हमने हमने जब वहां पे क्या करा था, टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन पढ़े थे, सेक्शन 12 और 13 हमने पढ़ा था, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग हमने बात करी थी। जहां पे हमने बात करी थी कि पेमेंट आ गई, सर्विस दी और माल चला गया, तीन चीजें विच एवर इज अर्लियर वाली हमने सारी डिस्कशन करी थी सेक्शन 12 13 14 में, 12 13 में मेनली। तो वहां पे अगर पेमेंट पहले आ गई तो पेमेंट हमने जो बात करी थी 15,000 प्लस जीएसटी जो है वैल्यू लगनी थी, लेकिन उसने हमने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दी 10,000 रुपए, तो 10,000 हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। हमें उस 10,000 के ऊपर जीएसटी पे करना है उसी मंथ में। तो ऐसे केस में उस 10,000 की जो वैल्यूएशन निकाली थी वो भी हमने निकाली थी कि 10,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 100 करके जो है हमने उसकी वैल्यू निकाल ली थी वहां पे। उसके ऊपर 18% जीएसटी जो है हमने पे कर दिया था, राइट, ये वहां पे ध्यान होगा। तो वही बात जो है रूल नंबर 35 में लिखी गई है, रूल नंबर 35 में लिखी गई है। और आज भी हमने उसका एक जगह रेफरेंस लिया है, मैं दोबारा लेके चलता हूँ, जहां मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू हम इसको जो है एक बार हम दोबारा रेफर करेंगे। हम उसकी बात हमने कहाँ पे करी थी, उसकी बात हमने रूल 36 सब रूल 6 में बात करी थी, जहाँ पे मैंने बात करी थी कि हम जो है जहाँ पे वाउचर रिडीम होगा उस केस में वैल्यूएशन कैसी रहेगी। जहाँ पे 200 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा, तो उस केस में 200 रुपए की वैल्यूएशन है, उसको कैसे लेना है, हमने रूल 35 की तरीके से लेंगे। 200, अगर इसका हमने जो यूज किया है उस वाउचर को, उसका रेट 18% है, तो 118 इंटू 100 करके जो है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो है हमारा जीएसटी बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कहा था ना, दोबारा हम एक बार इसको रेफर करेंगे रूल 35 के साथ। तो यही यहाँ पे इस तरीके से उसको रेफर करना है। इस रूल 35 में सिर्फ यही बात लिखी गई है कि किस तरीके से हमें जो है वैल्यू, अगर इंक्लूसिव है टैक्स के, अगर वैल्यू इंक्लूसिव है टैक्स के, तो किस तरीके से उसके टैक्सेबल वैल्यू को अलग करना है। अगर 10,000 रुपए हमारा वैल्यू निकल के आती है, तो 10,000 रुपए अगर हमें टोटल पेमेंट रिसीव हो गई है, तो और हमें इसके ऊपर जीएसटी देना है, तो 10,000 को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे एप्लीकेबल रेट से 118 इंटू 100, तो हमारे ऊपर हमें निकल के आ जाएगा 118
इंटू 100, तो हमारा निकल के आ जाएगा 8474 जो है हमारी टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इसके ऊपर हम 18% जीएसटी जब लगा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 18% 1525 रुपए। 15 इसको इसको 5 कर लो, 1525 रुपए, और हमारी टोटल वैल्यू जो है ये 10,000 रुपए की बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये इनवॉइस बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू जो हमने रिवर्स कैलकुलेशन करी है, ये रिवर्स कैलकुलेशन के बारे में जो बात करी है वो रूल नंबर 35 में ही बताया गया है। यही कहता है कि वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज इफ इंक्लूसिव, अगर उस पे जीएसटी इंक्लूसिव है, चाहे वो आईजीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी है, चाहे वो एसजीएसटी है, चाहे वो यूटीजीएसटी है, अगर ये चारों टैक्स उसमें इंक्लूड हैं, इनमें से कोई भी, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स एज द केस में भी सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टैक्स। तो हमें टैक्स कैसे निकालना है, टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा,